Good morning students, welcome in online class. 8th class chapter 2 व्यापार से साम्राज्य तक ब्रिटिश कंपनी तक स्थापित करना। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना बताया था कि कैसे डच भी आए, पुर्तगाली भी आए और इन सब में यहाँ के सामानों को लेकर, यहाँ के व्यापार को लेकर कैसे होड़ मच गई थी। अब आज हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में व्यापार शुरू करती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसे बंगाल में व्यापार को शुरू करती है। कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे पर शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे फैक्ट्रियों का निर्माण होता गया, वहां पर काम करने वाले लोगों को वहीं आसपास रहने के लिए बाध्य किया जाने लगे ताकि उनसे अधिक काम करवाया जा सके। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ से किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव तो कालिका था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता भी कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब को फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। किसी औरंगजेब की कंपनी है वहां से शुल्क मुक्त हो सकती है, बाकी और नहीं। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी कि जो उसकी कंपनी में काम करता था उन्हें ये छूट थी, और जो अलग से उनकी कंपनी के अलावा जो कंपनियां प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं या काम करते हैं उनको कोई छूट नहीं दी गई थी। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां को विरोध क्यों नहीं करते। इसीलिए व्यापार से युद्ध तक यहाँ पे बहुत स्थिति बदल गई। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। कि जो 18वीं शताब्दी के आते आते कंपनी और जो बंगाल के नवाब जो थे उनमें टकराव उत्पन्न होने लगा और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे और उन्हें सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया और उन्हें किलाबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत भी कमजोर होती जा रही है। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। अब उसके बाद ये टकराव दिन गंभीर होता चला गया। इन टकराव की परिणति यहाँ पर प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। कि प्लासी का युद्ध आपने सुना होगा, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। कि प्लासी का युद्ध 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह एक कंपनी एक कठपुतली नवाब चाहती थी, जो ऐसी चाहती थी कि वो जो बोले वही वो करते रहे, कि वह अपना दिमाग ना यूज करे, सिर्फ जो हम बोलेंगे वही कार्य वो करते रहे। कंपनी ने प्रयास किया कि 1699 में किसी भी नवाब को बना दिया जाए। कंपनी की कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में अपना टांग नहीं अड़ाएगी और किलेबंदी रोकेगी और बाकायदा राजस्व भी चुकाएगी। जब दोनों पक्ष
नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर भी हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदामों पर ताला डाल दिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजों को जहाजों के घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब की कंपनी ने कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए अपना रुख कर लिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने पर खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी ने अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं ने रवाना कर दिया। इस सेना की नौसैनिक बड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ में लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से सेनापति मीर जाफर की कारगुजारी भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ में मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया जाएगा। कि मीर जाफर ने अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपने अधीन अपने अंदर कर लिया, क्योंकि वो मीर जाफर को ये सांत्वना दी कि हम सिराजुद्दौला को हटाकर तुम्हें वहां का नया नवाब नियुक्त कर देंगे। तो इससे वहां पर उसने उस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। प्लासी की जंग इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, कि यहीं से कंपनी की सबसे पहली बड़ी जीत प्लासी के युद्ध के कारण हुई। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर वहां का नया नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं थी। उनका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। कंपनी जल्द ही एहसास होने लगा कि रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते। अब अंग्रेजों को इस बात का भी एहसास होने लगा कि हम किसी कठपुतली वाले नवाब को भी अपने अनुसार नहीं चला सकते। तो फिर मीर जाफर ने कंपनी का विरोध कर तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों, अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई। तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, कि अब हमें यहाँ के किसी स्थानीय नवाब की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पे खुद ही नवाब यहाँ पे बनेंगे। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई और 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ व्यापार बढ़ता चला गया। लेकिन इससे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदने पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटिश के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने के निकास कम होने लगी और बंगाल के दीवानी मिलने के साथ ब्रिटेन में सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। धीरे धीरे अब यहाँ पे अंग्रेजी साम्राज्य अपना पूर्ण रूप यहाँ पे लाने लगी। आज मैंने ये पढ़ाया, आपको समझ में आ चुका है। इसके आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।